स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम इंडियन इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एलपीजी। सो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे आज हम 10 एमसीक्यू करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। वाई देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। रीज़न बताता है द गल्फ वॉर, जो खाड़ी युद्ध हुआ था उस वजह से, ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, हमारा भुगतान संतुलन ठीक नहीं था उस वजह से, राइज इन प्राइसेस, कीमतों में वृद्धि हो रही थी इसलिए, ये उपरोक्त सभी। जी हाँ, इन सभी रीज़न से हमें आर्थिक सुधार करने पड़े 1991 में। एक बार मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ उनको। देखिए यहाँ पे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, मतलब हम अपने फॉरेन डेट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मतलब हमारे पास जो फॉरेक्स होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो इतना भी नहीं था कि हम 15 दिन के हमारे इंपोर्ट बिल चुका पाते। पर कुछ लोग इसको 3 हफ्ते तक बोलते हैं कि 3 हफ्ते तक के ही बिल चुकाने जितने हमारे पास फॉरेक्स थे। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत वृद्धि ने और भी गहन बना दिया, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई रणनीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, सुन रहा है न तू, रो रहा हूँ मैं। गाना है मस्त वाला। तो ठीक है जी, ये अपना इंडिया कंट्री था जो उस समय रो रहा था, और ये थे वित्त मंत्री और ये थे प्रधानमंत्री। इन लोगों ने देश को उस कठिन स्थिति से निकाला। उस समय क्या था, औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी तो वो मनमाने ढंग से बिहेव कर रहे थे और बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे। हमारा भुगतान संतुलन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो एक देश का बाकी विश्व के साथ जो लेन देन होता है उसे बताता है, उसकी हालत भी ख़राब थी और 11% तक ये बिगड़ चुका था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटा बेसिकली आप आय और व्यय का जो अंतर होता है उसे आप राजकोषीय घाटा कह लीजिए। तो वहाँ पे भी आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा था। सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डबल डिजिट से भी ज़्यादा पहुँच गई थी, 13.88%। 4-5% तक का इन्फ्लेशन ठीक होता है, उसके बियॉन्ड 5% के आगे अगर निकल जाता है ना तो वो इन्फ्लेशन बहुत दुखदाई होता है। उस समय 13.88% का इन्फ्लेशन नोट किया गया था। और प्रथम खाड़ी युद्ध जो इराक और कुवैत के बीच हुआ तो अपनी पेट्रोलियम सप्लाई डिस्टर्ब हुई। तो ये सब रीज़न थे, और एक बार फिर इस चीज़ को बताया गया था कि आपको पक्के से याद हो जाए क्यों भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो चुका था, हालत ख़राब थी। गल्फ क्राइसिस यानी खाड़ी संकट, खाड़ी देश जो होते हैं जहाँ से पेट्रोलियम सप्लाई होता है उनमें जंग छिड़ गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे मैंने बताया, 15 दिन से लेकर 21 दिन तक के ही आपके पास अवेलेबल थे। कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी यानी इन्फ्लेशन। और पब्लिक सेक्टर बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा था। हमारी इकोनॉमी की गाड़ी के चारों पहिए निकल चुके थे, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल थे। खैर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी स्टैंड फॉर, बचपन में या अभी भी अपन एलपीजी लाया करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का वैसे फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, एल से मतलब है लिबरलाइजेशन, पी से मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी से मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब आप अपना आंसर सी पाएंगे। तो सी इसका आंसर रहने वाला है। ये 3 हैं एलपीजी के मेन एलिमेंट। एक एक चित्र से थोड़ा बताया गया है। लिबरलाइजेशन यानी लाइसेंस वगैरह समाप्त करो। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी या सार्वजनिक सेक्टर के कुछ उद्योगों को या कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्रों के लिए खोल दो। और ग्लोबलाइजेशन, आप अपने इंडिया के द्वार पूरे विश्व के लिए खोल दो, कोई भी आए धंधा करे, हम भी कहीं भी जाएं धंधा करें। अभी वैसे इस पूरे चैप्टर में आने वाला है ये। फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, आराम से पढ़िएगा, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की स्वतंत्रता कहलाती है। देखिए, सरकार ने मान लीजिए पहले कोई नियंत्रण लगा रखे थे, कोई डायरेक्ट कंट्रोल्स लगा रखे थे,
उससे अगर सरकार फ्री कर दे, फ्री स्वतंत्र कर दे कि भाई कोई बात नहीं, आपको चाहिए जो बनाओ, जितना चाहिए बनाओ, जहाँ चाहिए बेचो, इस तरह से खुले हाथों से उनको आज़ादी दे दे, तो वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट उसमें उदार तरीके से, उदार होता है मतलब बड़े दिल वाला, और बड़े दिल वाला क्या होता है, सामने वाले पर रोका टोकी या अनावश्यक रोक टोक नहीं करता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार जब प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों को रिलैक्स कर दे, है ना, ढीला छोड़ दे, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन। तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मान लीजिए कि एक अमरीश पुरी टाइप नीतियाँ होती थी जहाँ बहुत कंट्रोल में रखा जाता था सिमरन यानी काजोल को, अगर आपने DDLJ मूवी देखी है तो वहाँ बहुत कंट्रोल्ड मैनर में उनको रखा जाता था और एक दिन उसे कह दिया जाता है जा। तो 1991 में भारत को कह दिया हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था ने कि जा सिमरन, खेल जैसे खेलना है, कर जो करना है। सो एक और स्लाइड से समझिए, लिबर्टी, आज़ादी क्या होती है कि आपकी जंजीरें टूट गई हैं। इट मीन्स फ्रीडम, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पर्सन। तो लिबर्टी से वर्ड बनता है लिबरलाइजेशन, मार्केट को फ्री करना। लिबरलाइजेशन इट मीन्स प्रमोटिंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ डिसाइड करें जो करना है, ठीक है। हमारे यहाँ फिर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम गरीब तबके का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, पर फिर भी एक पहले जैसे हॉस्पिटल भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, या एजुकेशन भी केवल गवर्नमेंट में मिलेगी, तो हर जगह पहले गवर्नमेंट थी, उसको निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया कि अब कम्युनिकेशन के अंदर भी निजी लोग हो सकते हैं, इंश्योरेंस के अंदर भी प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था को इस तरह से खोल दिया जाता है, भौतिक और प्रत्यक्ष नियंत्रणों से आज़ादी दे दी जाती है, तो इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दिस लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया इन 1991। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओपनिंग द डोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन ह्यूमन रिसोर्सेज एट्सेट्रा इज कॉल्ड। कहता है कि जब हम विदेशी कंपनियों, प्रौद्योगिकी, पूंजी, मानव संसाधन हेतु अर्थव्यवस्था के द्वार खोल देते हैं, तो ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इंडिया रहा, ठीक है ठीक है, वो नक्शा मुझे प्रॉपर बनाना चाहिए। ये अगर हमारा इंडिया रहा और ये रहा अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपने द्वार खोलते हैं कि आइए पैसा लगाना है तो लगाइए, फैक्ट्री लगानी है लगाइए, हमारे श्रमिक बाहर जाते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, जब इस तरह से होता है तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यू आर बीइंग ग्लोबल, अब आप ग्लोबल हो रहे हैं, ठीक है, आपने पूरे विश्व के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहले हम बंद अर्थव्यवस्था में थे, फिर हमने वैश्वीकरण को अपनाया, भूमंडलीकरण को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूंजी का फ्लो होता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि आप इससे देख सकते हैं, आपके एयरप्लेन्स जा रहे हैं, आपके शिप इधर से उधर जा रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इधर से उधर जा रही है, आप रुपए का लेन देन कर रहे हैं, तो दो देशों के बीच में ये जूम मीटिंग चल रही है। सो इस तरह से जब आप विश्व के साथ जुड़ते हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर पार्शली और एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज़ नोन एज। कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को, ठीक है, तीन ही चीज़ें होती है, एक होती है ओनरशिप, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है कंट्रोल। पहले मान लीजिए अगर ये सब पब्लिक सेक्टर के हाथों में था और अब अगर
वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, फुल्ली या पार्टली। तो इन 3 चीज़ें मेन, स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, जब उसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया कि अब प्राइवेट प्लेयर भी उसके अंदर आ सकते हैं, तो इसे कहा गया है प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है एलपीजी, तो पिछले 3 स्लाइड्स में मैंने बताने की कोशिश की कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, स्वतंत्रता देना, मतलब हर तरह के जैसे क्वांटिटिव कंट्रोल्स हैं तो उनको रोक देना, मतलब उनके ऊपर कि अब क्वांटिटिव कंट्रोल किसी तरह का नहीं है, किसी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं है, तो एक वो होता है लिबरलाइजेशन करना। जहाँ बात करते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल दें, तो वो है ग्लोबलाइजेशन। और जो चीज़ें पहले हमने केवल पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व कर रखी थी, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आने देना, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ये परिभाषा मिनिमम आपको याद करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण से क्या तात्पर्य है, जो क्षेत्र मान लीजिए कोई बैंक है, उद्योग है, वो पहले अगर केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित था, तो अगर उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया तो फिर, और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के लिए यही तात्पर्य है, या तो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करो, या मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करो, या कंट्रोल्स आप ट्रांसफ़र करो, तो उसे निजीकरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। हु इज़ कॉल्ड द पायोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा जाता है, यानी किसकी प्रेरणा से देश में लिबरलाइजेशन आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर रघुराम राजन, या पी चिदम्बरम? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका आंसर है, जो उस समय वित्त मंत्री थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 2 बार।
जब 1991 का आर्थिक संकट था तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ही श्रेय जाता है कि वो भारत में उदारीकरण का दौर लाए। सो आर्थिक सुधारों का सरदार मनमोहन सिंह। देश में आर्थिक सुधारों के दरवाजे खोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म साल 1936 में 26 सितंबर को हुआ था। 1991 से लेकर 1996 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। तो इस लाइसेंस राज को ख़त्म करने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और अरसे से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, इस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बचपन में उन्हें देखने में दिक्कत पेश आती थी क्योंकि गांव में बिजली न होने के कारण उन्हें लालटेन में पढ़ना पड़ता था। तो जो लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं पढ़ाई ना करने के, तो आप ये समझ सकते हैं कि लालटेन में पढ़ाई करके अपनी आंखों की रोशनी लगभग गंवा करके भी कोई व्यक्ति कितनी पढ़ाई कर सकता है। 1966 से 1969 के बीच इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए भी काम किया है और इन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको राइट प्राइज़ से नवाजा गया। 1987 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाती हैं, एक नहीं ले जाती। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। देखिए, आयात शुल्क, अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ घटाएंगे तो वाकई में हम फॉरेन इकोनॉमीज़ को प्रमोट करेंगे कि आप आइए, आप हमारा माल हमारे पास बेचिए। जैसे मान लीजिए कि पहले 20% इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, तो सामने वाला हमारी कंट्री में माल भेजेगा, हम इम्पोर्ट करेंगे, तो हमारे जो खरीदने वाला व्यक्ति है उस पर 20% ड्यूटी लगेगी। अगर उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% कर दिया जाए तो पहले कॉस्ट समझो 120 आती थी, अब कॉस्ट आपकी 110 रुपये आएगी। तो आप ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। ये अच्छा है बुरा है मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इंपोर्ट ड्यूटी को घटाते हो यानी अपने इंपोर्टर्स के लिए माल सस्ता करते हो, जो दूसरे देश के लोग हैं उनको एक तरह से बल मिलता है कि वो अपना माल यहाँ आके बेचें, तो ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। अबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। ठीक है, मान लीजिए कि पहले इम्पोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी हो तो 100 में से मान लीजिए 50 लोग ही इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन अगर इंपोर्ट लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए तो अब ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खोलता है, लाइसेंसिंग का उन्मूलन। फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने की अनुमति दी जाए, एफडीआई को परमिट किया जाए कि आप अपना पैसा लगा सकते हैं, तो आप विदेशी पूंजी के द्वार खोलते हो, ये भी है ग्लोबलाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये प्राइवेटाइजेशन है। मतलब मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं और पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो आम जनता को बेचे जाते हैं या निजी लोगों को बेचे जाते हैं, तो एक तरह से गवर्नमेंट निवेश नहीं कर रही है, विनिवेश कर रही है, यानी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की इक्विटीज़ को सेल कर रही है आम जनता को और प्राइवेट सेक्टर्स को, तो उसे विनिवेश कहते हैं। ये चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाती है। इससे कंट्रोल धीरे धीरे गवर्नमेंट से निकल के अपना प्राइवेट सेक्टर्स के पास जाता है। तो ये जो लास्ट वाला लिखा है ये प्राइवेटाइजेशन करने का एक तरीका है, बाकी जो तीनों तरीके हैं वो ग्लोबलाइजेशन है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है क्योंकि डी इनमें से अलग है, यही पूछा भी गया था। ओके, नेक्स्ट या पहले वैश्वीकरण को और समझाता है। वैश्वीकरण क्या है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। तो आप इंटीग्रेट होते हो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, आप अपने आप को इंटीग्रेट होते हो, एकाकार कर लेते हो। इसके अंतर्गत क्या होता है? फ्लो दो देशों के बीच में, ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है। वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी और श्रम, इनका फ्लो आपस में होता है। मानवीय पूंजी के प्रवाह पर किसी प्रकार की रुकावट का सृजन नहीं किया जाता, किसी भी तरह की रुकावट इम्पोज नहीं की जाती। इसके 4 संगठक होते हैं यानी ग्लोबलाइजेशन के: तटकर, अभ्यंश और परिमाणात्मक, ये परिमाणात्मक वर्ड है, परिमाणात्मक प्रतिबंधों के रूप में व्यापार की रुकावटों में कमी करना ताकि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह की उन्हें अनुमति हो। तो आप किसी भी तरह के जो टैक्सेस होते हैं, कोटा होता है या किसी भी तरह के क्वांटिटिव मेजरमेंट होते हैं, क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको आप समाप्त कर देते हो, उनको आप उसमें कमी ला देते हो ताकि वस्तुएं और सेवाएं फ्री फ्लो हों, आराम से वो वहाँ बेचना चाहें अपने कंट्री में तो वहाँ बेचें, हमारी कंट्री में बेचना चाहे तो हम किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना लगाएं या बहुत कम पाबंदियाँ लगाएं।
तो एक तरह से फ्री फ्लो को बढ़ावा मिलता है। ऐसे वातावरण का सृजन करना जिससे राष्ट्रों के बीच में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके, हम किसी भी कंट्री में पैसा लगा सकें, लोग हमारी कंट्री में पैसा लगा सकें। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में बताया था। तो इसके माध्यम से एक देश की कंपनियां दूसरे देश से धन उगा सकती हैं, फंड रेज कर सकती हैं। तकनीक के स्वतंत्र प्रवाह के लिए सक्षम परिवेश का सृजन करना, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना कि टेक्नोलॉजी का आराम से ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, विदेशों में खास करके विकसित देशों में बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी पाई जाती है, तो हम जैसे विकासशील देशों को ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हमारे श्रम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उनकी तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आराम से फ्लो हो सके। विकासशील देशों के दृष्टिकोण से एक ऐसे परिवेश का सृजन करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों में श्रम या मानवीय संसाधनों का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। पासपोर्ट वगैरह मजबूत रखना, वीज़ा की सुविधा देना, आराम से हम किसी भी कंट्री में आ जा सकें, तो इससे आपका ह्यूमन कैपिटल का फ्लो होता है। तो वैश्वीकरण में यही है, अगर आप बात समझें तो पहले पॉइंट में था गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली फ्लो कर सकें, दूसरे में था कि कैपिटल फ्रीली फ्लो होवे, तीसरे में था टेक्निक फ्रीली फ्लो होवे, चौथे में मानव संसाधन फ्रीली फ्लो हुए। एक अगर आप फॉर्मूला याद कर सकें तो समझिएगा, आवश्यक रूप से वैश्वीकरण क्या है, ये उदारीकरण की प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। मतलब देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आज़ादी देना। जब वो आज़ादी आप अंतर्राष्ट्रीय माहौल में देते हो तो फिर उसको अपन ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर इंटरनेशनलाइजेशन को मिला दिया जाए। लिबरलाइजेशन देश में होता है तो उसे लिबरलाइजेशन कह देते हैं। लिबरलाइजेशन का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, उदारीकरण का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो जो नतीजा निकल के आता है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात,
इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कितना समझ में आया? अब 8वां क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ, हमारे जो भारतीय व्यापार हैं या भारतीय जो उद्योग हैं उसको आज़ादी देना। किससे? जितने भी अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हैं उनसे आज़ादी देना, लिबर्टी देना, लिबरलाइजेशन। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहता है उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रणों में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो इसमें भी आप अनावश्यक वर्ड जोड़ दीजिए। पहले देखिए, हर जगह कंट्रोल करना गलत नहीं होता, लेकिन अगर कोई अनावश्यक रूप से कंट्रोल हो रही है तो उसमें ढील देना या उसको छोड़ देना ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, तो इसे हम कहेंगे उदारीकरण। उदार मतलब होता है बड़े दिल वाला, और बड़े दिल वाला क्या होता है? लेट इट गो, जाने देता है। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं शामिल हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, आर्थिक नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दिया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। शिथिलता मतलब होता है रिलैक्सेशन देना या ढील देना, आसान शब्दों में। तो ऐसी आर्थिक नीतियाँ, नियम, प्रशासनिक नियंत्रण जो आर्थिक विकास को बाधा करें, डिस्टर्ब करें, उनको हटा दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है। डैश डैश इज़ द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट टू अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। डोमेस्टिक मतलब घरेलू इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से एकाकार करने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। अपने द्वार ग्लोबलाइजेशन के भी तरीके बताए मैंने, कैसे आप ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। फ्री फ्लो अलाउ करना, पूंजी, मानव, श्रम, वस्तु, सेवाओं, इन सब का। तो इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, अब आपको क्लियर थोड़ा हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ होती है ग्लोबलाइजेशन। ये एक स्लाइड से इसने बताया गया है। उधर देखिए, इस वाले एरिया में बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इस वाले एरिया में रिस्क लिखे हुए हैं। तो ये स्लाइड यूँ चल रही है ना, आधे से बैठा हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वैश्वीकरण और इसका क्या प्रभाव होता है आर्थिक सुधारों पर। अगर लाभ देखें तो इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, वाकई में तकनीक इधर से उधर जाती है। विदेशों में रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ तकनीकें जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, आप अभी भी अपन ये जो गूगल, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, और ये तो खैर अपने कम्युनिकेशन में हुआ, पर बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी वो लोग बहुत एडवांस हैं। तो भूमंडलीकरण से आपको ये तकनीक का आदान प्रदान होता है। FDI, आपके पास पैसा आता है। मान लीजिए आप कोई देश में काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनको दम दिखता है तो वो यहाँ पैसे लगा सकते हैं, तो FDI का मिलता है पैसा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, बिल्कुल आप इसमें बड़े पैमाने पर उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विदेशी लोग हैं, विदेशी लोगों को यहाँ से लेबर सस्ती मिलती है, तो सस्ती लेबर एम्प्लॉय करके वो आर्थिक मितव्ययता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर, और मान लीजिए वहाँ टेक्नोलॉजी सस्ती है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी हायर करके हम सस्ते में उत्पादन कर सकते हैं। तो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से मितव्ययताएँ प्राप्त होती हैं, वो इकोनॉमिक्स में चलता है। तो वो फ़ायदे भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से कुछ थ्रेट भी हैं। एक तो संप्रभुता या अखंडता को थ्रेट होता है, थ्रेट टू सोवरेनिटी। अखंडता को थोड़ा सा खतरा होता है। कैसे? क्योंकि जब फ्री फ्लो होता है तो हो सकता है हथियार, है ना, वेपन्स इधर से उधर होने लग जाएं, ड्रग्स वगैरह इधर से उधर होने लग जाएं, आतंकवादी इधर से उधर आने जाने लग जाएं। तो ये एक मुसीबत होती है कि राष्ट्रों की जो संप्रभुता होती है उसके लिए कई बार खतरा हो जाता है जब इधर से उधर मूवमेंट होता है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार इसकी वजह से विषमता आ जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग डंपिंग शुरू कर देते हैं, अपना माल दूसरे देशों में इतना सस्ता बेचने लग जाते हैं कि उस देश की घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। जैसे मान लीजिए चाइना के प्रोडक्ट हैं, चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आने लग जाए, इंडिया के प्रोडक्ट में आने लग जाए और इतने सस्ते आने लग जाएं
कि यहाँ वाले महंगे हों और वहाँ वाले सस्ते हों तो सब लोग चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो कि हुआ भी था, होता भी आया है। तो फिर क्या होता है, आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन को आप भी फुल्ली भी नहीं खोल सकते, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो देखता रहे। इसके अलावा कई बार आपका जो आर्थिक संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है, वो भी गड़बड़ा जाता है। भूमंडलीकरण के चलते आप ज़्यादा आयात करने लग जाते हैं, आपके एक्सपोर्ट उतने नहीं होते, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। सो नाइन्थ कहता है, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपीज़ वाज डैश डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। कहता है 1991 में जब भुगतान संकट हुआ था, तो भुगतान संकट को हल करने के लिए भारतीय रुपए का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्यवर्धन किया गया था, मूल्यह्रास किया गया था, पुनर्मूल्यांकन किया गया था या अवमूल्यन किया गया था। तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 1991 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए भारतीय रुपए का अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा के मुकाबले सस्ता करना, उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो अवमूल्यन की प्रक्रिया हुई थी। तो अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन होता क्या है, तो पहले यूँ समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले $1 मान लीजिए 50 रुपये होता हो, और अवमूल्यन के बाद मान लेते हैं कि $1, ठीक है, $1 बराबर 100 रुपये हो। तो इससे क्या होगा, एक बार ये समझिएगा। मान लीजिए एक मशीन है, वो मशीन है $1000 की। अगर $1000 की मशीन है तो पहले उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें 5000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब डीवैल्यूएशन के बाद उसी $1000 की मशीनों के लिए हमको 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, पहले अगर हमको $5000 देने पड़ते थे, यानी हम 50,000 रुपये देते थे, अब उसी $1000 के लिए हमें 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो हम इंपोर्ट नहीं करना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे इंपोर्ट्स में कमी आती है। और अगर इसी मशीन को बेचने की बात करें तो पहले हमें $1000 के मूल्य की मशीन या मान लीजिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचने से 50,000 रुपये मिलते थे, तो अब वही $1000 के एक्सपोर्ट करने से हमको 1,00,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होगी। लेकिन जब हमारी एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, तो इससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमें कंपलसरी इंपोर्ट करनी है, हमें इंपोर्ट करनी ही करनी है, और वो महंगी पड़ जाएगी, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन आएगा। तो डिवैल्यूएशन का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है, ठीक है, जैसे गोलियां लेने से कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन कर लेते हैं तो एक तरफ से आपके आयात कम हो जाएंगे, क्वांटिटी वाइज कम हो जाएंगे, लेकिन वो महंगे होंगे। तो इससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इससे आपकी ग्रॉस डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस वजह से फिर आपका, मैं अगले चैप्टर में आपको इन्फ्लेशन ही पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे फिर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो यहाँ वाले एंगल से आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, यहाँ वाले एंगल से आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आपका महंगाई बढ़ सकती है। तो अब तक 3 वर्षों में 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। एक बार आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, एक बार 1966 में, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आपका अवमूल्यन किया गया। और उसके बाद 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए, ये क्वेश्चन आर्थिक सुधार के कॉन्टेक्स्ट में था, तो 2 बार बैक टू बैक 2 दिन के अंतराल में 2 बार हमने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो कुल अब तक 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। होप मैं आपको समझा पाया। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के बीच बीच में QR कोड आया करता है, आप उसकी मदद से आप हमारा ऐप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट बहुत ही कम दामों पे अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी सुझाव देना हो, शिकायत करनी हो, या कुछ भी बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।